नमस्कार, न्यूज़ रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हैं। मैं और मेरे सहयोगी राजा शर्मा आप सबका स्वागत करते हैं हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। राजा भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर। थैंक यू सर। राजा भाई, रियल एस्टेट शो जिसमें आपने इतनी सारी उम्दा जानकारियाँ दी थी, उसने धूम मचा दी और इंदौर के जिला प्रशासन ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। निश्चित तौर पर आम जनता के हित में एक बड़ा काम हुआ है। क्या कहते हैं उसको लेकर? देखिए सर, रियल इस्टेट वाला जो हमने सब्जेक्ट पे डिस्कस किया था, उसमें हमारा मूल मकसद तो यही था कि शहर में जो गैम्बलिंग चल रही है, मैनिपुलेटेड फैब्रिकेटेड जो ट्रेडिंग चल रही है, डीलिंग चल रही है, बिल्डर्स, कॉलोनाइजर, ब्रोकर्स, एंड यूज़र्स, सट्टेबाजी, इसको हमने समझने की चेष्टा की थी कि जब पिछले 2 साल से देश कोविड से जूझ रहा है, उसमें इंदौर भी अछूता नहीं है, तो क्यों ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि रातों रात मकान दुकान तो नहीं बिक रहे हैं, लेकिन कच्ची ज़मीनें जो हैं वो 2-2, 3-3, 4-4 लाख स्क्वायर फीट माल बिक रहा है 2-2, 5-5 दिन के अंदर। तो समझ में आ रहा था कि कोई गेम प्लान चल रहा है, और उसी पे अपन ने इन डिटेल चर्चा की और एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको गंभीरता से समझा भी। एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके पहलुओं को भी समझा, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है अपना काम करना, हमारा काम है अपना काम करना। हमने हमारा काम किया, अब एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है। सही बात है, लेकिन राजा भाई मुझे लगता है एक गंभीर मुद्दा और है जी। ये मुद्दा पिछले 1.5 साल से आम जनता को परेशान किए हुए है। जी। 1.5 साल से ज़्यादा परेशान किए हुए, पर इसकी परेशानी लगातार बनी हुई है। और वो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो हॉस्पिटल का है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट जिस तरह से बिहेव कर रहा है, इस इंडस्ट्री को अब लोग डाका डालने की इंडस्ट्री कह रहे हैं। क्या कहते हैं आप इसको लेकर? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल भी है, इम्पोर्टेंट विषय भी है, और शायद आप शायद यदि हॉटलाइन को पिछले 2-3 दिन से यदि ऑब्ज़र्व कर रहे हों, तो हमने हमारे इस पर्टिकुलर विषय पे अस्पतालों की एक्सरे रिपोर्ट, इस पे फोकस करना शुरू किया है। और अस्पतालों की एक्सरे रिपोर्ट के मायने ही यही हैं कि व्यक्ति का एक्सरे तो अस्पताल करवाता है, डॉक्टर करवाता है, लेकिन अस्पतालों का एक्सरे रिपोर्ट कैसे हो, इस दिशा में हमको सोचा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए। दरअसल चिकित्सा और शिक्षा 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां समाज की संवेदनशीलता, सेंसिटिविटीनेस होना चाहिए, और ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां सरकारों से लेके व्यवस्थाओं तक को ध्यान दिया जाना चाहिए। सर, चिकित्सा क्षेत्र में क्या हो रहा है, ये आप और मैं नहीं, हर व्यक्ति परेशान है। जो व्यक्ति किसी कारणवश से किसी भारी बीमारी में, रोग में, उसको वहाँ पे जाना पड़ता है। अब देखिए, आजकल चिकित्सा जैसे बड़े बड़े होटल्स के पैकेजेस होते हैं ना, वैसे चिकित्साओं में पैकेजेस हो गए हैं सर। पैकेजेस के मायने एकदम क्लियर है, कौन सा रूम चाहिए, डीलक्स चाहिए, एसी चाहिए, नॉन एसी चाहिए, जनरल चाहिए, उसके इतने पैसे आपको लगेंगे। ठीक है, वहाँ तक भी बात समझ में आती है, लेकिन अब परिस्थितियाँ उसके आगे बढ़ चुकी है। मौजूदा दौर में आप देखा जाओ तो चिकित्सा में एक संगठित गिरोह काम करता है। संगठित गिरोह से मेरा तात्पर्य एकदम क्लियर है कि पैथोलॉजी लेबोरेटरी, क्योंकि उसमें कट प्रैक्टिस का बड़ा बिजनेस है। जो व्यक्ति आपकी जांच लिखता है, उसमें उसको कितने रुपए पैथोलॉजी वाले को मिलना है, कितने व्यक्ति जांच लिखने वाले को मिलना है, ये भी एक सब्जेक्ट है। एक दूसरी बात, प्राइवेट अस्पताल में आप चले जाइए, काउंटर में पहले आपसे 1-2 लाख रुपए जमा करवाए जाएंगे। 1-2 लाख रुपए जमा कराने के बाद आपके पेशेंट को भर्ती किया जाएगा। आईसीयू के रेट हो या कमरों के रेट हो, 7,000, 8,000, 10,000 की रेंज के कमरे मिलने लगे हैं, जो बड़े होटल्स के हुआ करते हैं, 5 स्टार होटल के कल्चर के कमरे हुआ करते हैं। उन कमरों का उतना चार्जेस है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हर व्यक्ति का मेडिक्लेम होगा, और मेडिक्लेम के रेट अलग हैं और नॉन मेडिक्लेम के रेट अलग है। जिसको लगता है कि हमारा मेडिक्लेम है, उसका रेट जो है 2 गुना बढ़ा के अस्पतालों द्वारा पेश किया जाता है। ये सब मैं इनपुट लेने के बाद आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जितने भी मैंने लोगों से बात की है जो अस्पताल के भुगतभोगी हैं, उन लोगों से बात करने के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। इंदौर सेंट्रल इंडिया का चिकित्सा में एक बड़ा सेंटर है। न केवल इंदौर के बल्कि आसपास के मध्य प्रदेश के बड़े जो शहर हैं, वो लोग भी इंदौर इलाज कराने आते हैं। ऐसे में यहाँ पे ये इंडस्ट्री अपने आप के अंदर, जिसको कहते हैं ना, 10 गुना 20 गुना फ्लरिश हो रही है इंडस्ट्री। आप देखिए, बड़े बड़े ब्रांड, बड़े बड़े हॉस्पिटल इंदौर के अंदर आ चुके हैं, लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये है
कि चिकित्सा के क्षेत्र में लूट मची हुई है, लोगों को दिन दहाड़े लूटा जा रहा है। लूटा जा रहा से तात्पर्य एकदम क्लियर है, कंडीशन डाल दी जाती है कि यदि आपका पेशेंट यहाँ भर्ती है तो आपको दवाई इस अस्पताल की दुकान से ही लेना पड़ेगी। एक कंडीशन डाल दी जाती है कि यदि आपने इस कैटेगरी में रूम बुक कराया है तो आपको इतना रुपया पर डे लगेगा, चाहे फिर वो आईसीयू हो, चाहे प्राइवेट रूम हो, चाहे डीलक्स हो। उनकी कीमतें एक एक दिन के जो बिल हैं सर 50,000 से क्रॉस करके 1.5 लाख तक बिल एक एक दिन के बन रहे हैं। हर व्यक्ति का मेडिक्लेम नहीं होता है, और मेडिक्लेम यदि होता भी है तो उसको उतना पैसा मिलता भी नहीं है जितना मेडिक्लेम का क्लेम किया जाता है। सर ये आज की डेट में आप समझ लीजिए, कोविड में तो व्यक्ति दोनों तरफ से मौत थी। एक तो पेशेंट की मौत मंडरा रही थी, ऊपर से घर बार बिक जाए, किसी को कोई चिंता नहीं, इतना अनाप शनाप रुपया लग रहा था। और दवाइयों के नाम पे किसी के पास क्या था, चलिए बताइए। दवाई तो आज भी नहीं है ना कोविड की, उस दिन भी नहीं थी, आज भी नहीं है। तो आप पैसे किस चीज के ले रहे थे? केवल ऑक्सीजन के। केवल ऑक्सीजन के कितने रुपए? किसी से पूछो तो कोई कहेगा 10 लाख लग गए, 15 लाख लग गए, 20 लाख रुपए लग गए। कोई 8 दिन भर्ती, 10 दिन भर्ती। जीने मरने की गारंटी तो ईश्वर के हाथ में थी, कोई किसी को बचा नहीं पा रहा था सर। रेमडेसिविर और टॉसिल दो चीज की डिमांड हुआ करती थी, कितने लोगों को उसने कारगर रहा, कितना कारगर नहीं रहा, ये सब्जेक्ट टू लिटिगेशन है, ये सब्जेक्ट टू डिस्कशन है। लेकिन इतने पैसे किस बात के लग रहे थे बताइए आप? आदमी को क्या मिल रहा था? विटामिन सी दे क्या रहे थे आप? विटामिन सी तो दे रहे थे अंदर ले जाके, और ऑक्सीजन। इसके अलावा चलिए आप मुझे बताइए क्या था, बताइए चलिए। सही बात है राजा भाई, बिल्कुल सही कहना आपका कि रेमडेसिविर, ट्रोसिजुमेब, विटामिन सी, जिंक और पैरासीटामोल, ये बेसिक कुछ ड्रग्स थे जिनकी वजह से काम चल रहा था। और इसमें से रेमडेसिविर और ट्रोसिजुमेब प्रूवन ड्रग्स नहीं थे WHO के थ्रू। हाँ, आइवरमेक्टिन को लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है, उसको फिर बाद में बंद किया गया। और आज की तारीख में अगर हम बात करें, जो देश के बड़े डॉक्टर्स हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि इस समय हमारे पास ऑक्सीजन और पैरासीटामोल दो ही चीज़ें हैं जिससे इनका इलाज संभव है। इसके अलावा और कोई दवाई जो है वो रेमडेसिविर या ट्रोसिजुमेब WHO के साथ साथ वर्ल्ड लेवल पर भी बाकी अन्य संस्थाओं ने भी अमान्य कर दिया है, उनका उपयोग अलाउड नहीं है। काफ़ी बड़ी मात्रा में ट्रोसिजुमेब और रेमडेसिविर लगा, उसके दुष्परिणाम अभी तक देखने में आ रहे हैं। बिल्कुल, स्टेरॉइड जो लगाया जा रहा था उसके दुष्परिणाम अभी तक देखने में आ रहे हैं। कई सामान्य लोगों को शुगर की बीमारी हो गई। करेक्ट। हालांकि थोड़ा सा इस बात को मैं और अलग ले जाना चाहता हूँ, अलग डायरेक्शन में देना चाहता हूँ। क्योंकि कोरोना हमारे देश में पहली बार आया था, तो जितने डॉक्टर थे वे सारे प्रयोग करने में लगे हुए थे, किसी के पास भी प्रूवन ड्रग था नहीं। तो ये भी एक स्थिति बनी, और कुछ हद तक रेमडेसिविर और ट्रोसिजुमेब से कुछ फर्क लोगों को जरूर पड़ा, उनकी जान बच गई। तो धीरे धीरे चलन में आया फिर, लेकिन रेमडेसिविर का ब्लैक हुआ, ट्रोसिजुमेब का ब्लैक हुआ। प्रशासन ने अपने तक काफ़ी सारी व्यवस्थाएं की, लेकिन इतने सारे पेशेंट्स और लेने वाले इतने सारे होते हैं तो वो एक मिक्स मैच रेशो बैठ नहीं पाता। और उसमें सवाल ये भी नहीं है, सवाल वो कारगर है या नहीं है, साइंटिफिक सब्जेक्ट, ये आपका मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है जी। ये WHO जाने या साइंटिफिक लोग जाने या डॉक्टर जाने, आपका मेरा सब्जेक्ट डिस्कशन का ये है कि यदि रेमडेसिविर और टॉसिल भी यदि लग रहा था, काम कर रहा था, प्रूवन ड्रग हो या ना हमारा विषय नहीं, लेकिन अस्पतालों के बिल सर, अस्पतालों के बिल की राजा भाई बहुत दिलचस्प वाकया मैं आपको बताता हूँ जी। इंदौर के एक न्यूरो सर्जन जी, उनके हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट होता है। न्यूरो सर्जन खुद कोरोना पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। 3 दिन एक पेशेंट आईसीयू में रहा, उसका बिल 3 दिन का 2,54,000 रुपये आया। करेक्ट। उसकी क्षमता जब पैसे देने की खत्म हो गई तो दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, वहाँ उसकी मौत हो गई। और 40-42 वर्ष का वो नवयुवक था। अब आप बताइए कि 3 दिन का बिल 2,54,000 कैसे हो सकता है? इसका कोई पैरामीटर ही नहीं, कोई पैमाना नहीं, जिस तरह से अस्पताल चार्ज करना चाहे कर सकता है। मेरा देखिए पिन पॉइंटेड सवाल, क्वेश्चन और आपत्ति तीनों यही है कि अस्पतालों की कोई MRP है कि नहीं है, मैक्सिमम प्राइस का कोई लिमिट है कि नहीं है। मिनिमम तो छोड़ दीजिए आप, मिनिमम तो ये कभी तय कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन अधिक से अधिकतम कितना लिया जा सकता है ये भी कोई तय है क्या? नहीं है। अस्पतालों में सर डॉक्टर्स, पैथोलॉजी, सर्जिकल्स सब अलग अलग माध्यम से व्यक्ति को शिकार करते हैं, एक।
और सबसे बड़ी बात, बड़े जितने भी ब्रांडेड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हाई सिक्योरिटीज़ के लोगों को इसलिए बिठाया जाता है कि वो आदमी को धमकाए, चमकाए, और यदि वो कोई आवाज़ उठाता तो उसकी आवाज़ दबाई जाए। इस शहर में बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं वो भी लूट के बड़े अड्डे बन चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। खुलेआम लूट हो रही है। मैं तो शासन और प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि इन पे एक नकेल कसी जाए। शिक्षा और चिकित्सा ऐसा विषय है जहां सरकार की कंट्रोलिंग होना ही चाहिए, सरकार की मॉनिटरिंग होना ही चाहिए, सरकार के गाइडलाइन और रूल रेगुलेशन होना चाहिए। जैसे रियल इस्टेट के अंदर इंदौर के जिलाधीश महोदय ने, जिला प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है, हम तो आग्रह ही कर सकते हैं कि क्यों न इन अस्पतालों वालों की एक बैठक कॉल की जाए, डायरेक्शन दी जाए और वहाँ हेल्पलाइन नंबर चस्पा किया जाए कि यदि आपको इस अस्पताल से इतने पैसों की वसूली होती है, कोई दबाव बनाया जाता है कि आप दवाई इसी दुकान से लीजिए या आपको यही करना पड़ेगा, ये जांच यहीं करवाना पड़ेगी, तो इसी हेल्पलाइन जिला प्रशासन को, मध्य प्रदेश सरकार को जरूर जारी करना चाहिए, जिससे लोगों को भला हो सके। अस्पताल में व्यक्ति घर बार बेच के भी बर्बाद हो जाता है सर। सही बात है, आपका सही कहना है। इसके लिए कोई गाइडलाइन और पैरामीटर तय होना चाहिए। हालांकि इंदौर जिला प्रशासन ने थोड़े समय बाद सारी दरें तय कर दी थी कोविड के पेशेंट्स के लिए, लेकिन बावजूद इसके अस्पताल वाले लूटने से बाज नहीं आ रहे थे। तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं, तमाम सारी ऐसी बातें हैं, जैसा राजा भाई ने कहा कि उनके लिए कोई गाइडलाइन तय होना चाहिए। निश्चित तौर पर एक गाइडलाइन तय की जानी चाहिए। बड़े हॉस्पिटल में एक एक रूम के अंदर जहाँ एक पेशेंट होता था, वहाँ उस दौरान 3 से 4 पेशेंट, बाकी तो छोड़ दीजिए, बेड के अलावा सोफे पर भी पेशेंट था। ऐसी स्थिति में अस्पताल वालों ने क्या न्याय किया होगा पेशेंट के साथ और किस तरह से उसको सेवाएं दी होंगी, इसका कोई पैमाना नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। सर वो तो चलिए क्राइसिस का पीरियड था, उस समय जिसको जैसा मौका मिल रहा था आपदा का अवसर बना रहा था, जिसको जैसा चांस मिल रहा था आपदा का अवसर बना के पैसे कमाने में लगा था। उसका दूसरा पक्ष ये भी मान लेते हैं कि वो लोग जो वहाँ सेवाएं दे रहे थे वो भी अपनी जान जोखिम में डाल के दे रहे थे, तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, मान लेते हैं। चलिए आप बिना कोविड के बात कीजिए, आप बगैर कोविड के इस परिदृश्य में आप किसी भी अस्पताल में कोई व्यक्ति को भर्ती कराने ले जाइए, काउंटर पे आप पे जैसा व्यवहार होगा ना, वो अस्पताल में मरीज से कोई लेना देना नहीं। पहले आप पैसा जमा कराओ और 2 घंटे में आपका फिर पर्ची आ जाती है कि चलो इतने पैसा और जमा कराइए। व्यक्ति सुध बुध भूल जाता है कि मेरा व्यक्ति जिंदा है कि मर गया, अस्पताल में आईसीयू में है कि रूम में, उनको कोई लेना देना नहीं, उनको पैसों से मतलब है। एक पैसा हर जगह लगता है, हर काम में लगता है, मान्य है सब बातें, लेकिन कोई तो क्राइटेरिया हो। आपको दवाई भी यहाँ से खरीदना पड़ेगी, सर्जिकल इक्विपमेंट भी यहाँ से लेना पड़ेंगे, आपको रूम का चार्ज भी ये देना पड़ेगा। तो तमाम प्रकार की दादागिरियाँ अस्पताल के काउंटर में जाने के बाद शुरू हो जाती है, चाहे फिर सिक्योरिटी एजेंसीज के माध्यम से दादागिरी होती हो, चाहे मैनेजमेंट के माध्यम से होती हो। मैनेजमेंट के बड़े रसूख जो होते हैं उनको लगता है कि हम बड़े रसूख वाले लोग हैं, हमारी पहचान बड़े लोगों तक है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये भी एक बड़ा कारण है। इसलिए शासन, प्रशासन, सरकार को, खासतौर से इन राजनेताओं को अस्पताल की दिशा में चिंतन करना चाहिए कि लूट क्यों मची हुई है, इसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और इन पे कैसे नकेल डाली जाए। बिल्कुल सही कहना है राजा भाई आपका कि जिस तरह से आपने कहा ये लूट खसोट बंद होना चाहिए। अस्पतालों में पैकेजेस जो हैं आपकी कैटेगरी के हिसाब से डिसाइडेड हैं, डॉक्टर वही है, अस्पताल वही है, ऑपरेशन थिएटर वही है, लेकिन आपने अगर प्राइवेट कैटेगरी ली है तो आपका चार्ज ये है, जनरल का चार्ज ये है या डिलक्स का चार्ज ये है। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा एक पैरामीटर के तहत, एक दायरे के तहत लाया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर इस तरह से जब सरकार कोई कदम उठाएगी, इस तरह से जब सरकार किसी दिशा में काम करेगी तो कहीं ना कहीं लगाम लगाने का मौका तो मिलेगा। सर अब देखिए, बीमार कोई, देखिए अस्पताल कोई मर्जी से तो जाता नहीं है। अस्पताल व्यक्ति कब जाता है? जब वो बीमार पड़ता है या उसके साथ कोई ट्रेजेडी होती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तब अस्पताल जाता है। उस समय व्यक्ति सुध बुध खो देता है अस्पताल जाते समय। उसके जेब में जितना पैसा हो तो वहाँ काउंटर पर लुटा ही देता है। उसकी चिंता होती है मेरा व्यक्ति बचे, मेरे व्यक्ति का इलाज हो, इसलिए वो कर्ज लेकर, घर बेचकर, जमीन बेचकर सब काम करता है। मेरा एक सवाल है, अस्पतालों को, मैनेजमेंट को, ट्रस्ट को सरकार से कौड़ियों के भाव जमीन चाहिए, सस्ती दरों पे जमीन चाहिए, चाहे इंदौर विकास प्राधिकरण से चाहिए, चाहे सरकार के किसी दूसरे मद से चाहिए। जमीन चाहिए इनको ट्रस्ट के भाव, कौड़ियों के भाव, और पेशेंट को लूटने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है इसके ऊपर कि जिनको ट्रस्ट की जमीन दी हुई है
जिनको सस्ती दरों में जमीन दी गई है, वो लोग कैसी लूट खसोट मचा के रख रहे हैं। इन पे शासन का, प्रशासन का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, स्वास्थ्य विभाग का, सीएमएचओ को, सबको मॉनिटरिंग करना चाहिए। लगातार यदि कोई शिकायत है तो उसको एड्रेसिंग करना चाहिए और सीएम हेल्पलाइन के ऊपर इसकी अलग से शिकायत का विंग होना चाहिए सर। सही कहना, तमाम सारे सुझाव इसमें आ रहे हैं और अच्छे सुझाव आ रहे हैं। दरों का निर्धारण होना चाहिए इस तरह से, जब हम अस्पताल में कोई पेशेंट पहुंचता है और पहुंचने के पहले, जैसे राजा भाई ने कहा कि काउंटर पर से ही उसकी एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जहाँ से टॉर्चर प्रोसेस जिसको कह सकते हैं कि पेशेंट के अटेंडेंट की टॉर्चर की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एडमिशन के समय ही उसको पैसे से लेकर तमाम सारी सुविधाएं जुटाना पड़ती है। अगर उसका मेडिक्लेम है तो मेडिक्लेम के पहले भी उसको पैसा भरना होता है। मेडिक्लेम सेंक्शन होने के बाद भी उसका 10% अमाउंट काट कर कई सारे अस्पताल रख लेते हैं और जो 2-2, 3-3 महीने तक दे नहीं होता, और कई बार 50% से ज़्यादा लोग, मुझे लगता राजा भाई, ये पैसा लेने जाते नहीं जा पाते हैं। दूसरी बात, आपसे जब सिक्योरिटी मार्जिन भराया जाता है तो उस समय ये कहा जाता है जब आपका क्लेम पास होगा तब बात करेंगे, अभी तो आप इतना पैसा जमा कराइए। तो चाहे कैशलेस हो आपका, कैशलेस में भी आपके पैसे तो लग ही जाते हैं। फिर कोई व्यक्ति दूर दराज से आया होगा तो हो सकता है कि वो प्रॉपरली, क्योंकि 2-3 महीने तो आप उसको इंटरटेन ही नहीं करते हो ना कि आपका क्लेम पास नहीं हुआ, ये रिम्बर्स नहीं हुआ, इतना पैसा आपका काट लिया गया है, हमने बिल इतने का भेजा था, हमको उन्होंने, कंपनी ने इतना ही पैसा दिया। टेक्निकल इतना फंसा देते हैं व्यक्ति को कि व्यक्ति हाथ जोड़ लेता है कि भाई साहब आपको जो करना करिए। दूसरी बात, मेरा फोकस है सर सर्जिकल आइटम। मैं तो एग्जाम्पल से बात करता हूँ आपको कि यदि कोई रुई कॉटन का पैकेट दवा बाजार में 40 रुपये में मिलता होगा ना, तो इन अस्पतालों में वो 250 रुपये में मिलता है सर। कोई मास्क सर्जिकल यदि कोई सपोज कीजिए दवा बाजार में 1000 रुपये मिलता होगा ना, तो यहाँ 4500 रुपये लेते हैं सर। मेरे पास मैं प्रमाण है, किसी की इच्छा हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं प्रमाण है, बिल है मेरे पास, ज़्यादा प्रकरण पुराना नहीं है, 3-4 दिन पुराने प्रकरण हैं। एक व्यक्ति शहर के बड़े हॉस्पिटल में 20 दिन में 22-23 लाख रुपए खर्च करके आया है। छोटा अमाउंट नहीं है। बंबई में इलाज कराने नहीं गया, वो इंदौर में इलाज करा रहा है और इंदौर में इलाज करा के वो इतना रुपया भुगत के आया है। ऐसे कई लोगों से मैंने संपर्क किया, स्टडी की। उसके बाद आपसे मैं बात कर रहा हूं कि अस्पतालों में लूट मची हुई है, पैथोलॉजी के नाम पे, दवाइयों के नाम पे, कट प्रैक्टिस के नाम पे, डॉक्टर की फीस के नाम पे। डॉक्टर की फीस कितनी बार चढ़ा दी जाती मालूम नहीं है, कितनी बार विजिट करते हैं मालूम नहीं है। उनकी फीस 2000 है, 3000 है, 4000 कितनी बार लिख दी जाती मालूम नहीं है। गरीब आदमी को तो अस्पताल में घुसने के पहले मार देते हो आप। कुछ तो सरकार इस पर ध्यान दे, कुछ तो कंट्रोलिंग हो सरकार की। माना चिकित्सा देव रूपी प्रोफेशन है, लेकिन देवताओं जैसा व्यवहार तो करो आप। हम डॉक्टर्स के प्रति बहुत हाई रिगार्ड रखते हैं, पर ये लूट खसोट के प्रति तो हाई रिगार्ड नहीं रखेंगे साहब। इसमें तो शासन प्रशासन को एक्टिव रहना पड़ेगा। मतलब भाई, इंश्योरेंस को लेकर, मेडिक्लेम को लेकर भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। कुछ एक किस्से ऐसे देखने में आए हैं जो इंश्योरेंस पूरा है, लेकिन कोविड उनके उसमें कोई कॉज नहीं आता है, उसकी वजह से उसको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला है, मेडिक्लेम नहीं मिला है उसको। बहुत सारे दूसरे इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस वो नहीं मिले, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वहाँ पर उनका कॉज ऑफ डेथ जो है वो कोरोना, उनके उसमें कहीं मेंशन नहीं है। देखिए सर, कॉज ऑफ डेथ तो कई जगह सरकार ने आंकड़े छुपाने के लिए भी नहीं करा। इसको इस रूप में भी देखिए आप, सरकार ने यदि कॉज ऑफ डेथ कोविड दिखाओगे तो इनके आंकड़े बढ़ेंगे। आंकड़े बढ़ेंगे तो प्रतिष्ठा धूमिल होगी कि देखिए इस शहर में, इस प्रदेश में इतनी मौतें हो गई। मौतों का साक्षी तो सर शमशान घाट ही है। मरे हुए व्यक्ति को शमशान और कब्रिस्तान जाना ही पड़ेगा, घर पे तो कोई नहीं रखेगा ना। तो मौतों की एंट्री तो वहाँ है, और जो लोग दाह संस्कार करके आए हैं ना, वही जानते हैं कि मौत कोविड से है। लेकिन सरकारों को मुआवजा देना है, सरकारों को अपनी साख बचाना है, इसलिए उन मौतों का कॉज, कारण मेंशन नहीं किया गया। नहीं तो सर शमशान की चिताएं शांत नहीं हो रही, तो टोकन बट रहे थे। इंदौर में यदि सपोज कीजिए 80-85 शमशान होंगे ना, तो 2-2, 3-3 दिन की वेटिंग चल रही थी पीक कोविड में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, तो ये सब परिस्थितियां हर शहर में, हर जिले में और हर प्रदेश में रही होगी। कहीं कम रही, कहीं ज़्यादा रही है। तो आप कॉज की बात तो भूल जाइए। सरकार ने इसलिए कॉज मेंशन नहीं किया कि नहीं किया होगा, जिसकी संभावना है कि आंकड़े जो है बढ़ के आएंगे तो वाह नहीं बद पिटेगी। एक दूसरी बात, जैसे आपने कहा मेडिक्लेम में कवर नहीं हुआ, तो कोविड माना कि देश के लिए, दुनिया के लिए एक नई बीमारी थी, लेकिन अब देख लीजिए
अब आज आप मेडिक्लेम करवा लीजिए, आपकी प्रीमियम जो है ना 4 गुना बढ़कर आ रही है। यदि आप सपोज कीजिए कि 2 लाख रुपए आपको 6,000 प्रीमियम आ रही थी ना, तो अब वो प्रीमियम आपको 12,000 14,000 आएगी। सही बात। इंश्योरेंस कंपनियों ने उसको रिकवर करने के माध्यम ढूंढ लिया ना, ये भी समझिए आप। मेडिकल फील्ड में आज की डेट में सर कोई एसओपी नहीं है, कोई कंट्रोलिंग नहीं है। जिसकी जैसी मर्जी होती व्यक्ति चार्ज करता है, जिसकी जैसी मर्जी होती व्यक्ति जांच लिखता है, जिसकी जैसी मर्जी होती है वैसे उसको उतने रुपए का बिल हाथ में थमा दिया जाता है। और दवाइयाँ तो सर दुकान से, मतलब मेडिकल स्टोर जो अस्पताल के अंदर बना है वहाँ से जाती है सीधे वार्ड में, आईसीयू में, ऑपरेशन थिएटर में, और वहाँ से आपको बिल आता है कि वहाँ जाके पेमेंट कर दीजिए उसका इतना। मालूम नहीं है कौन सी दवाइयाँ आई है। संभावना इस बात की भी प्रबल है कि यही दवाइयाँ फिर से घूम के मेडिकल स्टोर आ जाती है, यही दवाइयाँ फिर घूम के आईसीयू में। एक दवाई का बॉक्स क्या कितनी जगह चलता होगा इसकी कोई वो नहीं है। लूट मची हुई सर, एक लाइन की बात है। मुझे लगता है राजा भाई सरकार को इस ओर सख्त कदम उठाना चाहिए, इसको लेकर कोई रेगुलेटरी बनाना चाहिए और इस पर एक कड़ी निगरानी के साथ कोई कड़ी गाइडलाइन, कोई एक एसओपी जिसको कह सकते हो जारी करना चाहिए। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ शिक्षा और चिकित्सा भले प्राइवेट बिजनेस हैं, अच्छे साधन संसाधन सुविधाएं मिले, लेकिन कंट्रोलिंग तो होना चाहिए। आप आईसीयू के रेट आप ही तय करोगे कि हम पर डे 10,000 रुपये लेंगे, आप ही तय कर लो हम 20,000 रुपये लेंगे। सरकार ने कोविड में किए थे ना, फिर बाद में करना पड़ा ना सरकार को कि इतने इससे ज़्यादा रुपये नहीं ले पाएंगे। सरकार को अभी भी रेगुलर बेसिस पे इनका जो स्वास्थ्य विभाग करता क्या चलिए, स्वास्थ्य विभाग का काम, आप फूड वाले जो लोग होते हो, फूड वाले आप मावे में मिलावट है छापा मारने चले जाते हो, तेल में मिलावट है छापा मारने चले जाते हो। तो क्या अस्पतालों में आपको नहीं दिखता है मिलावट नहीं, वहाँ लूट मची है। आप तो मिलावट की बात कर रहे हो, लूट मची है वहाँ पे। गरीब आदमी का घर बार बिक जाता है जब एक बार अस्पताल व्यक्ति जाता है सर। और मैं आपसे बहुत से लोगों के बात करने के बाद आपसे ये बात कर रहा हूँ, ये कोई लिप्स मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ, बहुत गंभीर विषय है। शासन, प्रशासन, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट को सबको इसको गंभीरता से देखना चाहिए। मोरलेस सभी दूर होगा। ये इंदौर की बात कर रहे हैं तो इंदौर में तो है ही। सही बात है। ये सिर्फ हम बात जो कर रहे हैं वो इंदौर शहर की नहीं कर रहे हैं, हम इंदौर शहर के अलावा बाकी अन्य शहरों की भी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, पूरे देश की कर रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति सब दूर है और रही है। निश्चित तौर पर सरकार को इस दिशा में कड़े प्रयास करने होंगे, कोई रेगुलेटरी बनानी होगी ताकि इन सब चीज़ों पर लगाम कसी जा सके। बहरहाल आज के शो में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।